हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग हिंदी विद अवनी चश्मा। तो आज हम पढ़ने वाले हिंदी सुलभ भारतीय 8वीं कक्षा का पाठ नंबर 7 मेरे रजा साहब। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो हमने पाठ नंबर 7 मेरे राजा साहब पे खोल दिया। इस पाठ के लेखिका है सुजाता बजाज। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरुआत करते। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, राजा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। तो देखिए लेखिका है, उनको 23 जुलाई को सुबह सुबह एक खबर मिली कि अभी रजा साहब नहीं रहे। और फिर क्या हुआ, इनके जहन में जो यादें थी, मतलब मानस पटल पर जो यादें थी उसकी कतार लग गई, मतलब लाइन लग गई। पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपने गणपति प्रदर्शनी के लिए। तो देखिए लेखिका बताती है कि पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली में गई थी मेरे गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए। उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। तो देखिए फिर वो सोच रही थी कि जो राजा साहब है वो व्हील चेयर पर आकर मेरे गणपति प्रदर्शन के लिए उद्घाटन के लिए आए। पर उस दिन कुछ अलग ही हुआ, कुछ अलग ही अवसर हुआ। उस रात दादा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। तो देखिए फिर रात को क्या हुआ, तो उन्हें एक सपना है कि सपनों में उनके राजा साहब आए। राजा साहब ने उन्हें उनके उद्घाटन किया और उन्होंने उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दी। और वो बोले कि सुजाता बार मिलने जरूर आना। अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई, क्योंकि वो अभी ज़्यादा देर नहीं रहने वाले थे। फिर बाद में वो क्या करती है, तो हॉस्पिटल में जाती है। और फिर वो क्या वहाँ वहाँ पर वो शून्य में लेटे थे, मतलब वो उनका कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं थी, बस श्वास चल रही थी। जब वो उनके पास उनके हाथ को छूती है और फिर देखती है तो बस उनकी सांस चल रही रहती है। और फिर वो अलविदा कहती है और फिर वापस लौट कर आती है। राजा साहब अपने धर्म का के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। फिरोजा साहब कैसे थे, तो अपने धर्म के साथ साथ ही वो हिंदू भी थे और फिर वो ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं थी। तो देखिए राजा साहब के जो स्टूडियो था उसमें क्या क्या था, तो सभी धर्म के ग्रंथ थे, मतलब गणपति की मूर्ति थी, क्रॉस थी, बाइबल थी, गीता थी, कुरान थी। तो सारे धर्म के वहाँ पर थे। और उनकी माँ का वहाँ पर फोटो था और गांधी जी की एक आत्मकथा थी और मोगरे के कुछ सूखी मालाएं भी थी। सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। तो वो क्या करते थे, तो गणपति जी को भी पूजा करते थे और हर रविवार को क्या करते थे, चर्च में भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे ये तो एस रजा है। तो फिर देखिए एक दिन क्या हुआ, जहांगीर आर्ट गैलरी में एक प्रदर्शनी हुई थी और उसमें और वहाँ पर और फिर वो उनको देखते और वो बोलते, अरे ये तो एस रजा जी है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। तो फिर जो लेखिका है वो एकदम सावधान हो गई क्योंकि उनके सूची में किनका नाम था, तो रजा साहब का भी नाम था। फिर वो क्या करती है, तो रजा साहब के पास जाती है और फिर रजा साहब को बोलती है, आपसे कुछ बातें करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। तो फिर बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने उन्होंने इंटरव्यू दिया। फिर बाद में अचानक से दादा साहब ने लेखिका को पूछा कि आप और क्या करते हैं। तो फिर वो बोलती कि मैं एक कलाकार हूँ और मैं एक पेंटर हूँ, पेंटिंग करती हूँ। तो फिर वो तुरंत खड़े हो गए और बोले कि चलो अब हम तुम्हारा काम देखेंगे। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने
से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। तो फिर क्या हुआ, वो तो सोचने लगी क्योंकि मेरा काम तो कहाँ पर है, पुणे में है, अब हम दूसरी जगह पर है। तो फिर वो क्या करते, टोल होटल के सामने जाते हैं, वहाँ से टैक्सी पकड़ते और सीधा वो पुणे में पहुँचते। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो फिर दादा साहब ने क्या किया, तो लेखिका का काम देखा और फिर वो बोले कि आपको क्या करना है, तो पेरिस में आना है क्योंकि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटे से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। तो फिर उनके लिए छोटी छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी चीज़ थी और वो जो भी काम उनको मिले वो सब क्या करते थे, आनंद से करते थे और लगन के साथ करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। जब भी पेंटिंग बिकती थी तो जब भी, और उनकी कहाँ पर रुचि थी, पैकिंग में भी उसकी बहुत सारी रुचि थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते, किसी को हाथ नहीं लगाने देते। बड़े बड़े करने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे, कहते थे। तो देखिए, जो भी उनको इस काम में मदद करना चाहता था वो उनको मदद करने नहीं देते थे, क्योंकि और किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। वो बहुत लगन से और धैर्य से उसके पैकिंग करते थे और वो कहते थे लड़की ससुराल। चलिए हम पेज नंबर अगला देखते। जा रही है, उसे संभल कर भेजना है। जब भी वह किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। तो देखिए, वो ऐसे कहते थे कि जो लड़की है उसे अपने ससुराल भेजना है। जब भी वो किसी को पत्र लिखते थे तो वो मत पीछे, वो इतना हर शब्द हर पंक्ति कर नाप तोल कर, मतलब बरोबर वो सब लिखते थे। मुझे बाद में 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गारीदनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। तो वो कहते हैं कि मुझे याद है कि मैं 22 अक्टूबर 1988 में लंदन से पेरिस के गारीदनो स्टेशन पर ट्रेन में आ पहुंची थी। रेणा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे, मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वो गए। तो रजा साहब का वहाँ पर स्टेशन पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन बहुत लेट हो चुकी थी, पर तभी भी वो उनका इंतज़ार कर रहे थे। बाद में गर्ल और उनको हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही रजा साहब अपने घर पर चले गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंचा गए। तो देखिए, एक दिन लेखिका जी बहुत ही बीमार थी और वो लेटी थी, तो रात के 11 बजे रजा साहब ने उनके लिए दवा लाई और भारतीय रेस्टोरेंट से खाने का पैक करवा कर पहुँचे गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। तो फिर देखिए, लता साहब क्या करते हैं, लेखिका के घर में फ़ोन करते हैं और घर के लोगों को बोलते हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना पेरिस में सुजाता का चिंता करने के लिए। हर बार जब मैं या राधा साहब पेंटिंग पूरे करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। तो देखिए, जब भी ये दोनों पेंटिंग पूरा करते थे तो वो क्या करते थे, एक दूसरे को उनकी पेंटिंग दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे, मतलब दोनों एक दूसरे के एकदम, मतलब ईमानदार समालोचक थे। हाँ, हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के साथ साथ प्रदर्शनियों के पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। तो देखिए, जहाँ पर उनके प्रदर्शन थे, मतलब मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क, और साथ साथ प्रदर्शनियों पर अभी कभी भी विवाद, मतलब वाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन का ही कारण था। मतलब उनका जो स्नेह था और अपनेपन था, उसके इसका ही ये कारण था। हिंदू उर्दू तो हमेशा हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छे लिखते थे। उनके पहले से ही हिंदी और उर्दू भाषा बहुत अच्छी थी, पर उनकी अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा भी वो बहुत अच्छे से लिखते थे। कविता से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्म में गाने बड़े प्यार से सुनते थे। उन्हें क्या था, तो कविता से बहुत प्यार था और वो शेर और जो गज़ल रहते और वो पुराने हिंदी के फिल्म में गाने, वो बहुत सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिखा लिया करते उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती, तो उन्हें बहुत गर्व होता था।
वह हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी से ही बात करते। तो उनके पास एक डायरी थी और डायरी में जो भी अच्छी सुंदर चीज़ है वो उसमें लिखते थे। और फिर उनकी बेटी मतलब देखिएगा कि बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी। उन्हें बहुत गर्व था उसका। वे हमेशा उसके साथ क्या करते थे तो शुद्ध हिंदी बोलते थे। रज़ा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। तो उनको रज़ा साहब तो से उनका अच्छा खाने का बहुत ही शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी इनमें उनका जान अटकती थी, मतलब इन्हें वो बहुत पसंद थे। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। तो फिर वो क्या करती थी लेखिका जी, शुद्ध शाकाहारी भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर फ्रांसीसी उनके दोस्तों के लिए वो भेजती थी। रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्त को उनके जाने की खबर देनी गई, तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिला। तो रज़ा साहब अभी इस दुनिया में नहीं रहे। वो फ्रांसीसी दोस्तों को बताने जब गई, तो उन्हें वहाँ पर दीवारों पर रज़ा साहब की बहुत सारी कृतियाँ बहुत देखने मिली। मैं हमेशा कहती, रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन है, तो मुस्कुरा देते थे। तो फिर रज़ा साहब को लेखिका जी बार-बार कहती थी कि रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, और फिर वो क्या करते थे और उस पर मुस्कुरा देते थे। सन 2000 के बाद से कहते थे, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। तो फिर 2000 सन के बाद क्या हुआ, तो फिर रज़ा साहब ही लेखिका को बोलते थे कि अब हमारी भूमिका बदल गई है और मैं नहीं तो तुम मेरे एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।